फोटो ले रहे हैं तुम अगले फोटो फोटो काहे को ले रहे बोले तो? अगले अरे फोटो ते हमारे सामने उनने कार्ड वापिस दिया ना देखो। नहीं वो आदमी गायकवाड़ काय हो गायकवाड़ वो काय? वो गया बाहर अभी वो आदिल भाई देखो गायकवाड़ बाहर आया बोल रहे हैं। मेरे फोटो मत दो तेरे फोटो क्यों नहीं लेंगे हम? मेरे लाके ले फोटो नौकरी आदमी है नौकरी में पीवा रहता है। अंदर अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है। आज ज़िंदगी का कोई भी शोबा उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर खुसूसन एआई के आने के बाद इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है। चंद मिसालों के ज़रिए अगर हम समझें तो कल तक जो डिज़ाइनर घंटों बैठकर फ़ोटोशॉप के अंदर कोई फ़ोटो को कट किया करता था, एडिट किया करता था, आज वो फ़ोटो सिंगल क्लिक के अंदर जो है तो एडिट हो जा रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूव हो जा रहे हैं, बैकग्राउंड रिप्लेस हो जा रहे हैं। आप देखिए कि वॉइस, किसी का वॉइस का सैंपल लेकर जो है तो पूरा गाने बना दिए जा रहे हैं उसके, और वॉइस ओवर बना दिए जा रहे हैं। आपको सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना है, फिर आपको एक मसनवी आवाज़ जो है तो पूरी तरह से उस टेक्स्ट का वॉइस ओवर दे देती है। इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो इंसानों के खून ही पे डिपेंड है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है कि जिसकी कोई आर्टिफिशियल मादा या कोई केमिकल के ज़रिए खून बनाया जा सके। तो ये इंसानी ज़िंदगी को बचाने की अहम ज़रूरत है, जो इंसानों की रगों में दौड़ता है, ऑक्सीजन ले जाता है, लाता है। इंसान के आज़ा को जो है तो फ्रेश ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है तो ब्लड के ज़रिए होता है। ब्लड एक तरह से इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार है। आज के वीडियो थोड़ा सा तफसीली होने वाला है, इसलिए हम आपको सिर्फ वही बातें बताएंगे जो एक आम इंसान को दवाखाने में जाने के बाद जिसकी ज़रूरत पड़ती है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए सिर्फ एक आम मरीज़ का रिश्तेदार जब उसको ब्लड लाने के लिए कहा जाता है तो उसको कौन कौन सी मालूमात होनी चाहिए, हम सिर्फ इन बातों पर इंशाल्लाह गौर करेंगे। आप देखिए कि जब जैसे ही डॉक्टर या नर्स के ज़रिए से आपको ये कहा जाता है कि ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसा होगा, क्या होगा। मुख्तलिफ़ लोगों को फ़ोन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ोन करते हैं। बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि एक पेशेंट के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लोगों को फ़ोन आ जाता है। तो बहरहाल वो उनकी पोजीशन होती है इंसान की, वो परेशान होते हैं हॉस्पिटल में तो करते हैं। डॉक्टर्स चूँकि उनको ये नहीं बताते, ये टेक्निकल चीज़ें नहीं बताते, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि वाइट पेशी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, आपको खून का इंतज़ाम करना पड़ेगा, इस तरह की बात बताते हैं। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ मेडिकल के प्रोटोकॉल्स की वजह से या वो अपनी सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स जो है सर्जरी के पहले जो है तो ब्लड रिज़र्व कराने के लिए कहते हैं। अब होता ये है कि ब्लड रिज़र्व कराने के लिए बाज़ वक़्त शॉर्टेज होता है, बाज़ वक़्त ये भी होता है कि पैसे 4 बॉटल अगर लिख के दे दिया तो 300 रुपये पर बॉटल के हिसाब से उसको 1200 रुपये का खर्च आ जाता है, और फिर वो ब्लड अगर नहीं लगा तो पैसे रिफंडेबल नहीं रहते। वो ये एक आम गरीब आदमी के लिए ये भी बहुत बड़ी बात रहती। बाज़ लोग इतने भोले होते हैं कि डॉक्टर के बोलने के बाद वो बगैर फॉर्म के, बगैर क्रॉस मैच के हॉस्पिटल ब्लड बैंक में चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो कोई मीठे तेल का पैकेट नहीं है सिल्वर ड्रॉप का कि आपको डॉक्टर ने कहा और अब वो वहाँ पर रखे हुआ है और आप जो है तो पैसे देकर वो लेकर आ जाएंगे। बल्कि वो उसके पूरे रूल्स होते हैं, उसके क़वानीन होते हैं। वो क़वानीन के तहत डॉक्टर को एक फॉर्म रिक्वेस्ट करना पड़ता है ब्लड बैंक को कि मुझे इस पेशेंट के लिए, उसकी उम्र ये है, ये भी मुख्तसर उसकी बीमारी की डिटेल भी डालते हैं कुछ लोग, और इसके लिए जो है तो हमें ये ब्लड चाहिए, और उसमें ऊपर लिख देते हैं वो अर्जेंट है या रूटीन है या फिर वो रिज़र्व करना है। ये तीनों चीज़ें वो लिख देते हैं। इंसान जब जाता है तो उसको पेशेंट ही का एक छोटे से जार में, जिसको ट्यूब कहते हैं, मतलब जिसके अंदर कुछ ख़तरे खून निकाल कर दिया जाता है ताकि इस पेशेंट का ब्लड और ब्लड बैंक में रखा हुआ ब्लड इसको क्रॉस मैच किया जाए कि उसमें क्या वो रखे हुए ब्लड में और इसमें क्या है, वो क्रॉस मैच करना ज़रूरी होता है ताकि मरीज़ को जो है तो मुनासिब किस्म का खून जो है तो मिल सके। इसमें मैं ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्लड ग्रुप एक आम बात होती है, लेकिन ब्लड ग्रुप के अलावा भी क्रॉस मैच की एक अपनी ज़रूरत होती है कि उसके अंदर इंसान के मरीज़ के अंदर कोई इम्यूनिटी की वजह से कोई दूसरे चीज़ें तो नहीं डेवलप हुई जो ब्लड बैंक में रखे हुए खून के जाने से वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती। इसलिए हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्रॉस मैच की एक अपनी अहमियत है। इसको भी बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि जब भी आप ब्लड लेने के लिए जाए या फॉर्म लेकर जाए या रिज़र्व करने के लिए जाए तो आपको पेशेंट का खून जो दवाखाने में निकाल कर दिया जाता है वो और रिक्वेजेशन फॉर्म, ये 2 चीज़ें ले जाना ज़रूरी है।
अब आइए समझते हैं कि ब्लड कंपोनेंट क्या है। इसमें भी हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाते हुए सिर्फ मोटी मोटी बात आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बारी आती है होल ब्लड की, जिसको होल ह्यूमन ब्लड कहते हैं। ये मुकम्मल खून होता है, यानी एक इंसान ने ब्लड डोनेट किया, उसका खून ब्लड पैकेट के अंदर एक्सट्रैक्ट हुआ, उसके बाद वो लैब में गया, लैब में से उसमें से सैंपल लेके उसके तमाम टेस्ट हो गए और अब वो मखसूस टेम्परेचर के अंदर ब्लड बैंक के अंदर स्टोर हो गया। सब चेक होने के बाद कि इसमें कोई ऐसे ख़तरनाक जरासीम नहीं है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रेडी हो गया। अब इस होल ब्लड में कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती है ज़रूरत पड़ने, नहीं अगर प्लेटलेट की ज़रूरत है अगर, तो अगर एक कैंप होता है 100 बॉटल का कैंप हुआ तो उसमें से 20 बॉटल 25 बॉटल, जैसा ऐसा पीरियड है, अगर डेंगू की वबा चल रही है तो फिर या उसकी रिक्वायरमेंट जैसी ब्लड बैंक को महसूस होता है कि भाई इसकी मेरे पास स्टोरेज कम है भी या इसका स्टॉक कम है, तो वो होल ब्लड में से निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है अदर कंपोनेंट। अब उसमें समझिए इसको कि होल ब्लड के बाद एक तो होता है पीसीवी, जिसको एक वॉल्यूम होता है, वो जो गिनने मतलब इसके अंदर कितने वॉल्यूम है, उसको पीआरसी भी कहते हैं डॉक्टर की ज़बान में। तो अक्सर जो है डॉक्टर कभी पीसीवी लिखते हैं, कभी पीआरसी लिखते हैं। ये जो है ये पीआरसी रेड सेल्स होते हैं, इंसानी खून में से एक रेड सेल्स निकाल के होल ब्लड में से रेड सेल्स निकाल लिए जाते हैं और ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है। होल ब्लड की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और अक्सर ब्लड बैंक्स में होल ब्लड अवेलेबल भी नहीं रहता। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि होल ब्लड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डोनर से निकाल कर लोगों को पहुंचाया जाता है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा जो है कंपोनेंट आता है प्लेटलेट। अब देखिए जो प्लेटलेट होता है, ये प्लेटलेट इसके दो किस्में होती है। एक जो होता है आरडीपी, जिसको कहते हैं रैंडम डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर यानी एक ब्लड कैंप हुआ, ब्लड कैंप में से 10-15 बॉटल्स में से उन्होंने कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, इन ग्रुप्स का अपने को प्लेटलेट चाहिए और वो प्लेटलेट एक्सट्रैक्टर होता है, वो एक ख़ास उसके पैकेट को एक ख़ास मशीन में डालकर घुमाया जाता है और उसमें से वो प्लेटलेट फिर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये प्लेटलेट जो होते हैं, जो सिंगल पैकेट में से एक पैकेट में से निकाल कर प्लेटलेट बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं यानी आरडीपी, यानी रैंडम डोनर। कोई भी एक डोनर है उसका प्लेटलेट निकाल दिया गया। दूसरा होता है एसडीपी। जो आरडीपी जो होता है, ये प्राइवेट ब्लड बैंक में 450 रुपये तक इसकी कीमत होती है। 400-450 रुपये तक ये मिल जाता है। सरकारी दवाखानों में, जैसा सरकारी दवाखाने का ब्लड बैंक है, तो वहाँ पर कोई भी कंपोनेंट फ्री मिलता है। यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूँ कि सरकारी दवाखानों में अक्सर वहाँ के बहुत सारे ऐसे खुद हमने लोगों को पकड़ा है जो लोगों को जो है तो यानी ये कहते हैं कि साहब हम आपको खून दिलाते हैं, आप हमको इतने पैसे दो। ये करते क्या है कि अगर कोई पेशेंट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास से या किसी डोनर से ब्लड काट लिया, उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो क्या करता है कि पेशेंट को बोलता है, अरे साहब वो फलाने पेशेंट को लगने वाला है, आप ये कार्ड हमको दे दो, किसी गरीब को काम में आ जाएगा। और ये क्या करते हैं कि जो देहात के गरीब लोग जिनको समझ नहीं होती है, उनको बहुत हिसाब से घेर कर उनको बताते हैं कि साहब मैं आपको दिलाता हूँ, और उसको ये कार्ड देकर सरकारी दवाखाने में से वो तो फ्री मिलता है, वहाँ कोई चार्ज नहीं लगाया जाता, तो वो उसको बेचते हैं। एक तरह से वो एक बहुत बड़ा जुर्म है ये, इसको बेचना कानूनी तौर पर जुर्म है सरकारी दवाखाने में। तो ये जुर्म अक्सर होता है, खुद हमने पकड़ा है और लोगों को पकड़ा है हमने। क्लास 4 के कर्मचारी जो यानी बहुत ज़्यादा नहीं है इनकी तादाद, 1-2 है जिनको शराब वगैरह की लत लगी हुई है और वो जिनके पास जो है समझ और शऊर की कमी है, ऐसे लोग होते हैं ये, जो इंसानों की इस यानी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है तो अपना फ़ायदा तलाश करते हैं। तो देखिए सरकारी दवाखाने में कोई चार्ज नहीं लगता, कोई किसी किस्म का आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, पैसे देकर डोनेट करना, ये प्रोफेशनल होते हैं कोई डोनर जो पैसे मांगते हैं, भाई हम डोनेट करेंगे, हम पैसे मांगेंगे। ये अक्सर बहुत सारे बड़े शहरों में ये चीज़ देखने में आई है। तो ये जुर्म है, ये भी क्राइम है। इसके ऊपर भी SBTC, जिस पे मैं बाद में आऊँगा, जो SBTC और NBTC ये एक अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे NBTC और स्टेट लेवल पे SBTC है। ये अथॉरिटी असल में पूरे ब्लड बैंक्स को चैनलाइज करती है। इन ब्लड बैंक्स के लाइसेंसिंग वगैरह, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके रिकॉर्ड्स, उनके
सब चीज़ों की देख रेख करना ये एसबीटीसी और एनबीटीसी का काम होता है। तो एनबीटीसी का रूल है कि ये इसके ऊपर जो है यानी प्रोफेशनल डोनर के ऊपर कदगन लगे। और ये अक्सर होता है कि ड्रग एडिक्ट रहते वो चूँकि वो नशे वगैरह के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्लड दे देते अपना। बड़े शहरों में होता है, मैं छोटे शहरों की बात नहीं कर रहा, बड़े शहरों में होता है। तो ये एक चीज़ जो है तो हमको समझने की है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम साफ़ सुथरे लोग या हेल्दी लोग अपना ब्लड डोनेट करें ताकि इंसानों की जो है तो ये ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हम प्लेटलेट की बात कर रहे थे। आरडीपी जो था ये रैंडम डोनर प्लेटलेट, यानी एक डोनर है, उसका ब्लड है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर दिए और उसको पैकेट जो है तो उसकी एक ख़ास उसमें घुमाकर एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसको एक ख़ास मशीन में रख दिए। हम इंशाल्लाह उस मशीन की भी बात करेंगे और उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर भी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो ये एक हो गया आरडीपी। बाज़ वक़्त आरडीपी जो होता है तो एक से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 3 4 आरडीपी लग रहे हैं ऐसा बोल के आती है। अगर किसी मरीज़ के प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं तो कभी 4 भी लिख देता है डॉक्टर, कभी 6 भी लिख देता है, वो कभी 4 5 6 इस तरह लिखता है। दूसरा होता है एसडीपी। ये होता तो प्लेटलेट ही है लेकिन ये थोड़ा जंबो पैक होता है और एक ही इंसान से निकाला है। एसडीपी का फुल फॉर्म है सिंगल डोनर प्लेटलेट, यानी एक इंसान है बी पॉजिटिव का, जब मैं बी पॉजिटिव का हूँ तो बी पॉजिटिव आप जो है एक मशीन होती है एफरेसिस मशीन उसको कहते हैं, वो वहाँ पर पेशेंट के पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको लिटाया जाता है, लिटाने के बाद एक तरफ से उसको ब्लड निकलता है और मशीन में जाता है, वहाँ से प्लेटलेट अलग हो जाते हैं और फिर उसका जो ब्लड है बचे हुआ ब्लड दूसरे हाथ से उसी डोनर को वापस चढ़ा दिया जाता है। इस तरह जो है तो एक बड़ा ज़ख़ीरा बड़े पैकेट में प्लेटलेट का हासिल किया जाता है। इसकी कीमत असल में 9 से 11 हज़ार के बीच में होती है। असल में इसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह यह है कि इसकी जो किट होती है वो किट ही बहुत महंगी आती है। तो अक्सर इसका 9 से 11 हज़ार के बीच में इसकी बड़े शहरों में और छोटे शहरों का मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 9 से 11 हज़ार के बीच में इसकी कीमत होती है। अक्सर ये सरकारी दवाखानों में एसडीपी, ये जो एसडीपी मशीन है, एफरेसिस मशीन है, ये मेंटेन नहीं होती। अक्सर सरकारी दवाखानों का बहुत बुरा हाल होता है कि वहाँ एमआरआई की मशीन, सिटी अक्सर खराबियाँ होती रहती, सरकारी काम ऐसे ही रहते। लेकिन प्राइवेट ब्लड बैंक वाले इसको मेंटेन करते हैं, उसके चार्जेस भी लेते हैं और वो उसको मेंटेन करते हैं और वो उससे काम भी हो जाता है। और फिर बारी आती है एफएफपी की। एफएफपी जो होता है एसडीपी सिंगल डोनर प्लेटलेट और आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट, फिर होता है एफएफपी। एफएफपी जो होता है ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ये ब्लड ही में से निकाला जाता है, जो पीला एक मादा होता है और वो पीला मादा जो है तो निकाल कर मुख्तलिफ मौक़ों से पेशेंट को चढ़ाया जाता है। ये एफएफपी जो होता है ये एफएफपी की भी किस्म होती है, इसकी भी कीमत जो है 450 रुपये होती है। और अगर आप प्राइवेट ब्लड बैंक में भी अगर आप थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद एक क्रायो आता है, क्रायो भी उसकी प्लाज्मा ही की एक किस्म होती है। इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम आते हैं कि इसकी इन तमाम की शेल्फ लाइफ, ये जानना क्यों ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि प्लेटलेट्स का आप सुनते होंगे कि शॉर्टेज है। प्लेटलेट्स का शॉर्टेज क्यों रहता है? प्लाज्मा का आपको कभी शॉर्टेज नहीं मिलेगा। प्लाज्मा का शॉर्टेज इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि प्लाज्मा जो है तकरीबन 1 साल तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है और वो उसको 1 साल तक कुछ नहीं होता, इसलिए आप कभी भी एफएफपी का शॉर्टेज कभी आप सुनेंगे नहीं कि ये कोई एफएफपी नहीं मिल रहा। बहुत कम ऐसा होता है कोई ग्रुप का कि एफएफपी नहीं मिल रहा, वरना हर ग्रुप का एफएफपी जो है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये आपको मिल जाता है। जो प्लेटलेट है आरडीपी या एसडीपी, इसकी प्रॉब्लम क्या है ये समझ लीजिए। ये असल में इसकी शेल्फ लाइफ जो है तो 4 से 5 दिन रहती है। अगर किसी डोनर के खून में से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, चाहे वो आरडीपी की शक्ल में हो चाहे एसडीपी की शक्ल में हो, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ये 4 से 5 दिन होती है। और वो भी आपको एजिटेटर और इंक्यूबेटर नाम की मशीन होती है, उसके अंदर आपको मुसलसिल एक मखसूस टेम्परेचर में वो हिलते रहना, और उसके अलार्म्स वगैरह भी होते हैं ताकि अगर वो मशीन बंद हुई तो इनको इत्तला मिल जाए ताकि वो फौरी उसकी तकनीकी उसको, अगर वो हिलना बंद हो गया तो वो प्लेटलेट ख़राब हो जाती। और 4-5 दिन तक अगर वो प्लेटलेट इस्तेमाल नहीं हुए उस ग्रुप के तो फिर वो वैसे भी उसको जो है तो ड्रेन कर देना पड़ता है, वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा अच्छा एक और ख़ास बात इसमें समझनी ज़रूरी है कि प्लेटलेट जो है ब्लड डोनेशन के या तो डायरेक्ट
आदमी को लिटाकर, डोनर को लिटाकर डायरेक्ट मशीन में एसडीपी की शक्ल में निकाला जाता है, या फिर कैंप में जो ब्लड डोनेट हुआ है वो डोनेट 6 घंटे के अंदर अंदर आपको प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट करना पड़ते हैं। अगर ये 6 घंटे के अंदर वो एक्सट्रैक्ट नहीं हुए तो वो फिर उसके लिए नामुमकिन हो जाता है उसमें से प्लेटलेट निकालना। तो ये ब्लड बैंक इसको मैनेज करते हैं, जितना निकालना है, कितना प्लेटलेट करना है, ताकि वो वेस्ट भी ना हो, तो वो मैनेज करते हैं। उनको आइडिया रहता है दवाखानों की रिक्वायरमेंट का, कि आप दवाखानों से कैसी कैसी रिक्वायरमेंट है, उनको अंदाज़ा होता है। रिजर्वेशन के हिसाब से भी देखते हो कि ब्लड अगर रिज़र्व है, यानी ये प्लेटलेट अगर रिज़र्व है या ब्लड, तो वो उसके हिसाब से भी ये पूरा ब्लड बैंक इसको जो है तो मैनेज करते हैं। तो हमने आपसे बात कर ली ब्लड रिक्वेजिशन फॉर्म की, प्लेटलेट के कंपोनेंट्स की, उसकी शेल्फ लाइफ। हाँ, शेल्फ लाइफ में आपका होल ब्लड और पीसीवी या पीआरबीसी जो रहता है ये 1 महीने तक रहता है, 35 डेज तक रहता है। और एक ख़ास केमिकल अगर पैकेट में मिला हो तो फिर वो 42 डे या 45 डेज तक भी हो सकता है आमतौर पर। लेकिन कहा यह जाता है कि 35 दिन तक जो है तो होल ब्लड या पीसीवी या पीआरबीसी की जो है तो रेड ब्लड सेल की लाइफ होती है। और प्लाज्मा की साल भर रहती, प्लाज्मा और क्रायो साल भर तक रहता है, उसको कुछ नहीं होता। एसडीपी का हमने आपको बता दिया कि एसडीपी किस तरह 4 से 5 दिन में या तो इस्तेमाल करना होता है या ड्रेन हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि एसडीपी की ज़रूरत कब कब पड़ती है। एसडीपी या आरडीपी यानी प्लेटलेट, उसके 2 फॉर्म है, एसडीपी और आरडीपी। तो प्लेटलेट की ज़रूरत कैसा पड़ती है? ज़्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि डेंगू मलेरिया के डेंगी या डेंगू के जो पेशेंट होते हैं, इनका प्लेटलेट करता क्या है ये समझ लीजिए। प्लेटलेट असल में खून को घट्ट बनाने के लिए होता है, घट्ट यानी गाढ़ा बनाने के लिए होता है। जब आप डेंगी मलेरिया का या और किसी बीमारी की वजह से या और किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके प्लेटलेट्स गिरना बंद हो गए, एक इंसान के अंदर 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक प्लेटलेट का रेशियो जो है ये एक नॉर्मल रेंज होता है। 1.5 लाख तक कोई ख़तरा नहीं होता। 1.5 लाख से नीचे आने के बाद भी डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि 1,50,000 फिर 50,000 से नीचे 40,000 तक भी इंसान की लाइफ को ख़तरा नहीं रहता। लेकिन अगर इम्यूनिटी वापस नहीं आ रही पेशेंट की, तो फिर होता यह है कि वो अगर 10,000 से नीचे आ गया तो फिर नाक में मुंह में से ब्लीडिंग शुरू होती है। खून घट करने का काम चूँकि ठप पड़ जाता है खून को घट करने का, तो पतला खून जो है तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अब्डोमिनल अंदर पेट में ब्लीडिंग हो जाती है खुसूसन। और ऐसी हालत में जो है तो डेंगू के अंदर जो है तो इंसान की जान भी चली जाती है प्लेटलेट गिरने की वजह से। इसलिए अच्छा, फिर होता यह है कि डॉक्टर्स जो है तो उनके पास उसका यानी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, इसके सिवाय कि उसके प्लेटलेट्स बढ़ना, ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्शन दूर होकर वापस प्लेटलेट खुद से बढ़ना शुरू हो जाए। तब तक सपोर्टिव मेडिसिन या सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर डॉक्टर्स इनको ये प्लेटलेट्स चढ़ा के तसल्ली करते रहते हैं, ताकि वो उसको दूसरे मसाइल ना हो पेशेंट को, इसलिए वो करते रहते हैं। इसलिए प्लेटलेट की अपनी एक अहमियत है। फिर आप देखिए कि जो जिसको पीसीवी या रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये एनीमिया पेशेंट को, जिसका खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, कोई ख़वातीन है, हामिला ख़वातीन है, डिलीवरी है, सिजेरियन है, इस दौरान भी जो है तो ब्लीडिंग होती है, तो या तो रिज़र्व करना होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लोगों की रिक्वायरमेंट आती है, तो अक्सर जो मैटरनिटी होम्स है छोटे मोटे प्राइवेट, ये घाटी के भी, तो अक्सर होता ये है कि वो बहुत चांसेस रहते सिजेरियन के और ब्लीडिंग के चांसेस रहते, तो वो रिज़र्व करो बोल के, तो ज़्यादातर लोग जो है तो उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये एक मसला रहता। अक्सर होता ये है कि 70-80% केस में रिज़र्व करने के बाद उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके खामखा का पैसे चले जाते हैं। तो ये एक मसला इसके अंदर है, ये कि इसको समझने की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स की भी गलती नहीं थी, डॉक्टर्स का काम है, वो उसके प्रोटोकॉल है, उसको पेशेंट की जान बचाना है, तो वो उतना उसको रिज़र्व करवाना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे रेड ब्लड सेल की, कौन से हमने हामिला ख़वातीन की बात की। दूसरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ब्लीडिंग हो गई, सर्जरी के दौरान हड्डी का ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन है, सर्जरी के दौरान भी खून की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस के पेशेंट्स को खून की ज़रूरत पड़ती है, प्यूरीफाई अगर नहीं हो रहा तो फिर खून जो है तो डायलिसिस के ज़रिए जो है तो खून को वो किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उसका होता है, क्योंकि डायलिसिस में खून कम हो जाता है बाज़ वक़्त। तो अगर उसका एचबी कम आ रहा है तो फिर डॉक्टर मशवरा करके उसको
ब्लड चढ़ाते भी है। बर्निंग पेशेंट, अगर आग में झुलस गया, कोई जल गया, तो उसमें भी खून की ज़रूरत पड़ती है, प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे मौक़ों पे। फिर खून की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो थैलेसीमिया के पेशेंटों के लिए होती है, जो अक्सर मतलब बच्चे रहते हैं उसके अंदर, और ये वालिदैन की तरफ से इनके अंदर ट्रांसफ़र होता है। यानी वालिदैन अगर थैलेसीमिया कैरियर है दोनों भी, तो बच्चा भी जो है तो थैलेसीमिया का। और अक्सर इसमें हम ये कहेंगे कि जो अक्सर चचाजाद, खालाजाद, ये जो ख़ानदान में शादियाँ होती है, कि ये जो है तो अक्सर जो देखा गया है वो ये है कि ख़ानदान में जो शादियाँ होती है कि ख़ानदान में, तो अक्सर बच्चे वहाँ होते हैं। 25% का रेशो है उसके अंदर, बच्चे नॉर्मल भी होते हैं, और लेकिन 25% ऐसा भी होता है कि अगर वो दोनों थैलेसीमिया करियर है दोनों, तो है मतलब ख़ानदान की तरफ से बच्चों में वो बीमारी मुंतकिल होती है। अगर ये माइनर है तो वो मिला के बच्चा मेजर थैलेसीमिया हो जाता है। और फिर ये बीमारी में करना क्या पड़ता है, इस बीमारी के अंदर जो है तो बच्चे को हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। उसकी खून बनने की प्रक्रिया जो है तो या तो स्लो होती है या तो बिल्कुल होती नहीं है। और ऐसे बच्चे अक्सर जो है 18 साल 20 साल की उम्र तक जो है तो उनका इंतकाल हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि उसके अंदर इंतकाल हो जाता है। तो ये इसके अंदर इसका तरीक़ा ये है कि शायद ये बहुत अजीब लगे मेरी बात, लेकिन इसमें शादी से पहले लड़का और लड़की का एक टेस्ट अगर हो जाए, जो बहुत आसानी से सरकारी दवाखानों में फ्री रहता है, वो टेस्ट करके आ गए, अगर वो टेस्ट हो जाए तो उससे आने वाली नस्ल जो है तो उसकी सेफ्टी का एक चीज़ हो सकती है। अब आइए हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। जैसा हमने वीडियो के आगाज़ में कहा कि हमको ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, तो इंसानी खून ही के ज़रिए से इसकी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। अब आप देखिए कि इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो। अज़ीज़ साथियों, ब्लड डोनेशन एक बहुत अहम और अजीम काम है, बहुत नोबल काम है। ये करने से न सिर्फ ये कि हमारी दुनिया संवरती है, बल्कि आखिरत भी संवरती है, लोगों की जान बचती है। क़यामत के दिन हो सकता है कि आपके ब्लड डोनेट किए हुए बच्चे आपके हक़ में गवाही दे, आपके ब्लड डोनेट किए हुए बच्चे, आपका खून हासिल किए हुए बच्चे, या औरतें या बूढ़े या दीगर मरीज़, क़यामत के दिन जब आपकी नेकियां कम पड़ रही हो, जब आप परेशान हो, उस वक्त हो सकता है कि आपके नामा अमाल में आपका ब्लड बैग आके गिर जाए, और आप जो है तो जहां आपका नामा अमाल जो है तो उसमें गड़बड़ होने वाली थी, उसके अंदर आपको जो है तो कामयाबी मिल जाए, और आप अल्लाह के पास अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। ये काम ब्लड डोनेशन का है। और ब्लड डोनेशन का जो है 18 से 50 साल तक का आदमी, बल्कि हमने बाज़ केसेस में देखा 52-53 साल के लोग भी जो है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा ये है कि ब्लड डोनेट करने से आपके जिस्म को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और तीसरी बात यह है कि ब्लड जब आप ब्लड देते हैं तो एक आम इंसान के जिस्म में 8.5 लीटर जो तो ब्लड होता है, उसमें से निकाला कितना जाता है 350 ml 400 ml से ज़्यादा निकाला नहीं जाता। बहुत मैक्सिमम हो गया तो 450 ml जो है तो निकाला जाता है। इससे आपको कोई किसी किस्म की आपको तकलीफ़ नहीं होती। हमने देखा दुबले पतले नौजवान जो है ब्लड कैंप में आते हैं, जोश जज्बे के साथ ब्लड देते हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। आपको साइकोलॉजिकली मजबूत होना पड़ता है, और आपने एक बार ज़िंदगी में ब्लड दे दिया तो फिर आपका डर निकल जाता है और आप हमेशा ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। बल्कि हर 3 महीने में ब्लड देने वाले लोग देखे हैं। हमारे एक साथी है जो अब इंशाल्लाह हमारे कैंप में आने वाले हैं, तो वो 105वां ब्लड उनका रहेगा। अहमद सिद्दीकी नाम है उनका, वो इंशाल्लाह 105वां उनका ब्लड डोनेशन रहेगा। हाँ, और माशाल्लाह खूबसूरत तंदुरुस्त नौजवान है एकदम। तो आप ये देखिए कि जो कैंप्स वगैरह जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुसूसन हमारे अपने शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर खुसूसन नौजवानों के अंदर हम ये देखते हैं कि जोश है, जज्बा है। और यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2008 में ये शुरू किया था, जो पहले यूथ विंग जिसका नाम था जमात इस्लामी की एक तंजीम, अब जो है तो इसके कामों को आगे बढ़ाकर यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र किया गया है, जो 12 मतलब रबीउल अव्वल के महीने में, पूरा माह रबीउल अव्वल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, इसमें पूरे महाराष्ट्र में ड्राइव चलाया जाता है। पिछले साल 2024 में 8072 पूरे महाराष्ट्र की सतह पे जो है तो ब्लड डोनेशन यानी हुआ था। इस साल भी जो है तो बहुत सारे मुकामात बढ़े हैं और बहुत सारे मुकामात पे ब्लड डोनेशन का इनेकाद होने जा रहा है।
तो हमारी आप तमाम से गुजारिश है कि बड़ी तादाद में अपने खून का अतिया दे, इंसानों की जान बचाने का ज़रिया बने। देखिए ये ज़िंदगी में हमको यही चीज़ें काम में आने वाली है, मरने के बाद भी ये चीज़ें काम में आने वाली है, और इससे जो है तो हम किसी की जान बचाना, एक इंसानी जान इस्लाम के नज़दीक बहुत मुक़द्दम है, उसको बचाना एक बहुत अजीम काम है। ये चंद बातें ब्लड डोनेशन के हवाले से हमको आपसे करनी थी। हमने जो मालूमात आपको दी है, आप कोशिश ये करें कि कमेंट बॉक्स के अंदर हमको बताएं कि और क्या इस वीडियो के तहत क्या चीज़ें हो सकती थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी बताइए। क्या इस तरह के मज़ीद वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें। हमने कोशिश की कि बहुत अमली चीज़ें इसके अंदर बताएं जिसकी इंसानों को ज़रूरत पड़ती है। ये वीडियो बराए वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मालूमाती वीडियो है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमारा खून जो है तो लोगों की जान बचाने के काम में आए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।